हाय एवरीवन, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं और इसी क्रम को आगे और बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार ढंग से आज शुरू किया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको समझाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ किसको जाता है और परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक में सभी वीडियोस में शेयर कर दे रहा हूं, उसमें लिंक में मैं डाला हूं, आप वहां से जाके आप देख सकते हो। आप शुरू से वीडियोस सभी देखिए, एक एक वीडियो आप देखेंगे तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रश्न कितने पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है जो 28 नवंबर 2021 में परीक्षा होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसके पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जो हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं तो जो उसका बेस है ना, जो बेसिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही आधारित होता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही आधारित होता है। तो आप बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यकीन है कि आप समझ जाइएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आप केवल बोर्ड पे अपने नज़रें टिकाइए रहिए और देखते रहिए। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं यहाँ समझाने की कोशिश किया हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता क्या है। देखिए, जैसा कि नाम है, आप किसी भी नाम को जब आप उसी के बारे में गहन आप विचार करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो सारी चीज़ें उसी में छिपी रहती हैं और उसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका मुख्य कार्य होता क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट का मतलब क्या होता है यार? पार्ट का मतलब भाग होता है या हिस्सा होता है। ऑफ का मतलब अंग्रेजी भाषा में का के की होता है। ऑफ का मतलब का भी होता है, के भी होता है, की भी होता है। ऑफ का प्रयोग जो होता है हम लोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए करते हैं और विस्तृत ढंग से हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है। तो पार्ट का मतलब भाग होता है, ऑफ मतलब का के की, और स्पीच जो होता है ना, स्पीच का मतलब हम लोग अभी तक सुने हैं कि स्पीच का मतलब भाषण होता है कि यार मुझे स्पीच देना है। खास करके जब किसी कॉलेज या स्कूल में आप पढ़ाई करते होंगे तो वहाँ पे जो नेशनल फेस्टिवल, जो राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ये सब नेशनल फेस्टिवल, तो उसमें पार्टिसिपेट लोग करते हैं और जो भी जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है वहाँ जाके आदमी प्रेजेंट करता है। तो उसमें स्पीच भी एक होता है। स्पीच आदमी वहाँ लोग बोलते हैं कि मुझे भाषण देना है, समझ रहे हैं। लेकिन स्पीच का आप हिंदी में अर्थ कथन भी बोल सकते हो। कथन को आप इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, समझ रहे बात को। तो स्पीच का मतलब कथन भी बोल सकते हैं। कथन होता है, बोली होता है, भाषण होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों से ना एक शब्द मैं निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए, इन्हीं शब्दों को अगर मैं हिंदी में ऐसे लिखूं, कथन के भाग, इन्हीं को मैं घुमा के अगर ऐसे लिख दूं, कथन के भाग। अर्थात कथन क्या होता है कि मैं जो बोल रहा हूं, अर्थात आप जो बोलते हैं, वह एक स्पीच या स्टेटमेंट होता है और उसी स्पीच या स्टेटमेंट के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, समझ रहे बात को। और उसी पार्ट्स को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। स्पीच का मतलब कथन या बोली, जो हम बोल रहे हैं, अर्थात जो मैं बोल रहा हूँ और जो आप बोलते हैं किसी से, उसी के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उसको बांटा जाता है, समझ रहे हैं। शब्द वाइज उसको बांट देते हैं और वो जो पार्ट बांटते हैं ना, उसी पार्ट को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसका परिभाषा बहुत आसान हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहा जा सकता है। इट्स वेरी इजी कि हम जो बोलते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, जो कथन बोलते हैं, उसी कथन को कई भागों में बांट दिया जाता है और वही कथन क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। भाई अब ये कहा जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो सकते हैं।
भाई बोले तो बहुत सारे स्टेटमेंट जाते हैं ना, बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं? तो बउआ कुल मिलाकर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। आप जो भी बोलते हो ज़्यादातर या ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव है 8 भागों में ही बांटा जा सकता है, उससे अधिक नहीं बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो हम लोग बोलते हैं उसी को, अर्थात हम लोगों का जो स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, उसी को कुल 8 बराबर भागों में बांट देते हैं, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कहा जा रहा है कि राम इज़ हैप्पी, इसको हम लोग बांट देते हैं। यहाँ पे 3 शब्द हो रहे हैं, 3 शब्द हो रहे हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है, आपने बोला राम इज हैप्पी, राम खुश है, ये आपका स्टेटमेंट है, कथन है। और इसमें कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 1 2 3 पार्ट्स हो रहे हैं। ये सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इनका नामकरण, जैसे राम क्या है? नाउन है। इस क्या है? वर्ब है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। हो सकता है कि आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा हो कि नाउन कौन होता है, वर्ब कौन होता है, एडजेक्टिव कौन होता है, एडवर्ब कौन होता है। घबराइए नहीं, मैं ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाइएगा कि एडजेक्टिव कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, प्रीपोजिशन कौन है, आप चुटकियों में पता लगा लेंगे। तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं। जब हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, तो वहाँ से मैं समझाते चलूँगा। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हो रहे हैं। यहाँ पे केवल समझिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। मान लीजिए मैंने बोला राम इज़ हैप्पी, मेरा कथन है, इसको कितने भागों में बांटे? 1 2 3। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक एक भाग है, हमने जो बोला उसी के भाग है। तो राम नाउन का काम कर रहा है, इज वर्ब है, और हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ही रन्स टू पास, 1 2 3, अर्थात इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 1 2 3 4। ये सभी के सभी आपके नामकरण होंगे। ए प्रोनाउन होता है, रन्स वर्ब है, टू आपका एडवर्ब है, और फास्ट भी क्या है? एडवर्ब है। तो इसके टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 4 पार्ट्स हो रहे हैं, और यही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। इसको बांटते हैं आई हैव मेनी बुक्स, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो रहे हैं। आई जो होता है प्रोनाउन होता है, हैव आपका वर्ब होता है, मेनी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ए आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, अब बुक्स क्या है? नाउन है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? बहुत ही आसान है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। हम लोग जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जो भी स्टेटमेंट होता है, उसको कुल 8 भागों में बांटा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए हम लोग एक दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी जो भाषा होती है ना, उस भाषा की बात की जा रही है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, जो भी जितने भी शब्द हैं, उनको वाक्यों के कार्य, वाक्य जो होते हैं ना, वाक्य में पढ़ा दिया हूँ बाबू, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वाक्य आप देख सकते हैं, बाकायदा 3 वीडियो मैं उस पर बनाया हूँ। तो वाक्यों के कार्य एवं प्रयोग के विचार से, वाक्यों के कार्य और प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। मतलब अंग्रेजी में जितने शब्द हैं, किसी सेंटेंस में कैसे कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य और उनके प्रयोग के विचार से या उनके आधार पर उनको टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक पार्ट को, अर्थात प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। यहाँ पे सी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। Each group is called part of speech। 100 का सीधा बात है, इतना बड़ा डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोर्ड पे इसलिए लिखवा दिया हूँ कि बहुत लोग पहले से रट्टा मारे हैं, तो रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सीखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? जो स्टेटमेंट बोले, जो कथन बोले, उसी को कई भागों में कर दिया जाता है और एक एक का सबका नामकरण हो जाता है। तो टोटल कितने भाग हो सकते हैं? टोटल 8 हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से परिचित कराता हूँ। इसे नोट कीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं वो कौन कौन होते हैं। कई लोग
कंफ्यूज हैं कि क्लास का टाइमिंग कितने बजे से है, तो यार आप राइट साइड में देख सकते हो कि जो क्लास की टाइमिंग है रोज़ 8 PM पे है। रात में 8 बजे रोज़ क्लास आपकी अपलोड हो जाती है। तो या तो आप खाना खाने के बाद आराम से पूरी क्लास देख लो, या तो पूरी क्लास देखने के बाद से आराम से खाना खाओ और इन्जॉय करो। तो रोज़ रात में 8 PM पे आपके क्लास क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपको पता है, मैंने आपको समझाया कि टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन होते हैं? आपका पहला जो होता है नाउन होता है। नाउन होता है, इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? संज्ञा। दूसरा जो होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रनाउन होता है। प्रनाउन, इसको प्रोनाउंस क्या करना है? प्रनाउन। इसको हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। दूसरा जो होता है प्रनाउन होता है, हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। थर्ड आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव इससे पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में आप क्या बोल सकते हो? विशेषण। चौथा आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो आपका वर्ब होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्रिया बोल सकते हैं, क्रिया बोलते हैं। पांचवा आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है आप एडवर्ब होता है, इसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। छठा आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रीपोजिशन कहा जाता है इसको, और हिंदी में संबंध बोधक अव्यय बोला जाता है। छठा आपका जो होता है कंजंक्शन होता है, और इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। सातवां जो आपका सातवां आपका कंजंक्शन होता है। आठवां जो होता है आपका इंटरजेक्शन होता है, और इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो ये टोटल आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक नाउन होता है जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं, दूसरा प्रनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा आपका वर्ब क्रिया, पांचवा आपका एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठा आपका प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, सातवां आपका कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, और आठवां आपका इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। यही कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 के 8। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते और समझते चलेंगे और देखेंगे कि इनका कार्य क्या है सेंटेंस बनाने में, और इनसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग यहाँ नाउन के बारे में समझते हैं कि नाउन होता क्या है और नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए हम लोग समझते हैं, देखते हैं। देखिए, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कितना शानदार मैं सारा पिक्चर को बनाया हूँ यहाँ पे, जो भी है जिस प्रकार से है। देखिए नाउन होता क्या है यार, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप जानते भी होंगे कि नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। समझ रहे बात को? नाउन का मतलब होता है कि जो नाम होता है वही क्या होता है? नाउन होता है। ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, बहुत सारी चीज़ें कि पर्सन थिंग ऐसा करके कुछ नहीं, हवा नहीं बनाना है। इट्स वेरी इजी कि जो नाम है वही क्या है? नाउन है। भाई जो भी आप नाम लेते हो नाउन तो है, तो बहुत सारी चीज़ों का क्या पर्सन क्या बोलते हैं एनिमल, ये सारा चीज़ ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं? इट्स वेरी इजी। आप सिंपल सी क्या बोलते हैं डेफिनेशन बता सकते हो बिना रटी रटाई। अपनी डेफिनेशन बताओ। कोई पूछता है कि नाउन क्या है, भाई जो नाम है वही नाउन है। आप जो भी नाम लेते हो ना, सब के सब नाउन है। ठीक है, इसका इंग्लिश डेफिनेशन हो जाएगा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वही बात है कि जो नाम है वही क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं? आगे बताया जा रहा है कि आप नाउन इक्वल टू नेम बोल सकते हैं। वही बात है यार, जो नाम है वही नाउन है। तो या तो आप नाउन कहिए या तो नेम कहिए, दोनों बात एक ही है। भाई किसी का भी जब नाम रखोगे तो नाउन ही होगा, तो आप उसकी जगह पे नाम भी रख सकते हो। इसलिए आप बोल सकते हो नाउन बराबर नेम होता है, अर्थात नाउन बोलिए या नेम बोलिए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउन जो होता है ना, प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना एक विशेष काम होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर इस बात को आप समझ गए तो आप किसी भी सेंटेंस में आराम से आप नामकरण कर सकते हो। बात समझिएगा, कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही यूज़ किया जाता है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? फिर उसी को जोड़ जोड़ कर और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बेसिक में बता रहा हूँ कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो नाउन का मुख्य काम क्या होता है? नाउन का मुख्य काम होता है या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं सेंटेंस में बड़ा ही बेहतरीन ढंग से समझाया हूँ।
समझ रहे बात को? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, फिर नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछो, मैं समझाऊंगा। तो नाउन का मुख्य कार्य क्या क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट किसके होते हैं? किसी क्रिया का। क्रिया का सब्जेक्ट होता है, या तो क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो एक बात आप गांठ मान लीजिए कि नाउन जब भी किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, या तो किसी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, या तो किसी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि नाउन, तो आप समझ गए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो नाम है वही नाउन है। नाउन को बांट कितने सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं? तो देखिए, दो तरीका होता है नाउन को बांटने का। मैं जिस अनुसार पढ़ा रहा हूँ दो तरीका है। एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, पहले से जैसा चला आ रहा है, तो एक ट्रेडिशनल तरीका है। दूसरा क्या है? मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न मेथड है। आइए बोर्ड पे दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, परंपरागत तरीका है, उसको देखिए, उसमें नाउन को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। एक आपका प्रॉपर नाउन होता है, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रेडिशनल मेथड में नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बताया जा रहा है कि अभी नाउन को मॉडर्न मेथड में बांटा जा रहा है, मतलब आधुनिक तरीका से बांटा जा रहा है। प्रॉपर को प्रॉपर रहने दिया गया है, फिर आप कॉमन और कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल नाउन बनाया गया है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिला के अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया है। समझ रहे बात को? तो मॉडर्न मेथड, जो मॉडर्न तरीका है नाउन बांटने के, उसमें नाउन कितने हैं? 3 हैं। और जो परंपरागत तरीका है नाउन बांटने का, उसमें कितने हैं? 5 है। समझ रहे हैं? तो ज़्यादातर परंपरागत ही चलता है, क्योंकि सबसे बेहतरीन यही माना जाता है और आगे बढ़ा के बताया गया है। तो आप एक यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए, प्रॉपर को प्रॉपर रहने दिया गया है मॉडर्न में। फिर कॉमन और कलेक्टिव को क्या बनाया गया है? काउंटेबल। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना होता है। अर्थात कॉमन और कलेक्टिव नाउन को क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल, मतलब मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होंगे उसे गिन नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जिसको काउंट कर पाएंगे उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब सिंगुलर रहेगा तो प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से जिसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो भाई गिन ही नहीं पाएंगे, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस बात को समझिए, मैं बताया हूँ कि नाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट आपका मान लीजिए अनकाउंटेबल हो, अगर मटेरियल हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ कीजिएगा ना। अगर आपका क्या ये कॉमन और कलेक्टिव हो, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज़ किया जा सकता है। तो देख रहे हैं, इस तरीके से नाउन को हम लोग बांटते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। आप नोट कर लीजिए इसे। आइए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर नाउन को समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है और कैसे किसी वाक्य में लिखा जाता है, आइए देख लेते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन को हिंदी में आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। इसे हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? बहुत ही आसान है। नाउन की परिभाषा क्या है? जो नाम है वही नाउन है। अब उन्हीं नामों में से कुछ ऐसे नाम होंगे जो अलग अलग अपना नामकरण करेंगे। उसमें से जो प्रॉपर नाउन है, कहा जा रहा है कि प्रॉपर नाउन कैसा नाम होगा? ऐसा नाम जो खास हो। अब देखिए, मान लीजिए कि जो नाम है वो नाउन है, और उन्हीं में से जो खास नाम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जो खास नाम है वही प्रॉपर नाउन है। सच ए नेम दैट इज पार्टिकुलर, सच ए नेम दैट इज पार्टिकुलर, ऐसा नाम जो खास है वही क्या है? प्रॉपर नाउन है। इट्स वेरी इजी। अब देखिए क्या क्या, जैसे राम हो गया, मोती हो गया, इंडिया हो गया, गंगा हो गया, दिल्ली हो गया, रामायण हो गया, दैनिक जागरण हो गया, संडे हो गया, जनवरी हो गया, होली हो गया। इसके कहने का मतलब, मान लीजिए किसी का नाम हो, वो आपका प्रॉपर नाउन है। देश का नाम प्रॉपर नाउन है, नदी का नाम प्रॉपर नाउन है, शहर का नाम प्रॉपर नाउन है, ग्रंथ का नाम प्रॉपर नाउन है, न्यूज़पेपर का नाम प्रॉपर नाउन है, सप्ताहों के नाम प्रॉपर नाउन है, महीनों के नाम प्रॉपर नाउन है, त्योहारों के नाम प्रॉपर नाउन है। ये सब के सब नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करके मैं बताऊँ ना, बढ़ा चढ़ा के, तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि प्रॉपर मीन्स, प्रॉपर का जो मतलब होगा वंस ओन। प्रॉपर का यहाँ मतलब जो होगा ना, वंस ओन। वंस ओन का मतलब किसी का अपना, मतलब जिसका भी होगा अपना होगा। सपोज अगर कहा जाए कि रोहन, तो रोहन ही आएगा। अगर गुठनी के बारे में बोला जाए, अगर दिल्ली के बारे में बोला जाए, अगर बोला जाए भारत, तो आप अमेरिका के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर बोला जाए कुरान, तो आप रामायण के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर बोला जाए
गंगा नदी, तो आप यमुना के बारे में नहीं सोचेंगे। तो प्रॉपर का मतलब वंस ओन, मतलब उसका अपना ही होता है जिसका नाम लिया जाए, किसी और का बोध नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है ऐसा नाम जो खास हो उसे ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। सभी के सभी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का काम क्या होता है किसी भी वाक्य में? सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रॉपर नाउन, कुछ महत्वपूर्ण नियम प्रॉपर नाउन के। रूल 1 क्या बोल रहा है? जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हो, राम, यहाँ पे 2 बार राम लिखा गया है, इसमें ब्रदर, ए आपका प्रॉपर नाउन है, ए भी आपका प्रॉपर नाउन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आई लिव इन दिल्ली, 2 बार दिल्ली में लिखा हूँ, ए भी आपका प्रॉपर नाउन है, ए भी आपका प्रॉपर नाउन है। रूल नंबर 1 ए बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन कभी भी कहीं भी, प्रॉपर नाउन कभी भी कहीं भी कैपिटल लेटर से लिखना क्या होता है? शुरू होता है। उसको स्मॉल लेटर से आप लोग लिख ही नहीं सकते हैं, स्मॉल लेटर से लिखा ही नहीं जाता है। एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं कि प्रॉपर नाउन जो होता है कभी भी कहीं भी कैपिटल लेटर से ही लिखना शुरू करते हैं, उसको आप स्मॉल लेटर से लिख ही नहीं सकते हैं। तो कहीं भी आप कहीं पढ़िएगा किसी भी बुक में कहीं भी, तो अगर कैपिटल लेटर से कहीं बीच में लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रॉपर नाउन है। समझ रहे बात को? अब प्रॉपर नाउन ना तो काउंटेबल होता है ना तो अनकाउंटेबल होता है, समझ रहे हैं? उसके अनुसार हम लोग बॉब लगाते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। रूल नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 ये बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल है कि ही वॉज गोइंग टू द पटना, यहाँ पे पटना प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। द रोहन इज हियर, रोहन यहाँ है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है। तो कहा ये जा रहा है कि यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग अनुपयुक्त है, अनुचित है। मतलब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? सामान्य अर्थ में। ऐसे कोई बात कह रहा है ना, तो आप प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 2 ए बोल रहा है। रूल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द राम ऑफ द रामायण, राम आपका प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। रामायण आपका प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है ना। द राम ऑफ द रामायण इज फेमस, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है और यहाँ पे इसके पहले द लगा हुआ है आर्टिकल। तो कहा ये जा रहा है रूल नंबर 3 में कि जब भी प्रॉपर नाउन को हम लोग विशेष बनाते हैं, प्रॉपर नाउन को जब भी विशेष बनाते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। विशेष कैसे बनाया जा रहा है? ये राम कहाँ के हैं? रामायण के हैं। राम कहाँ के हैं? रामायण के हैं। और ग्रंथों के नाम के पहले तो आर्टिकल द हम लोग लगाते हैं। आर्टिकल्स में पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा कहाँ कहाँ लगाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। शेक्सपियर भारत के थे नहीं, इंग्लैंड के थे, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द लगाया जा रहा है। समझ रहे बात को? तो सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब उसको विशेष बनाते हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और प्रॉपर नाउन को हमेशा कभी भी कहीं भी कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पे हम लोग कॉमन नाउन को समझ लेते हैं। कॉमन नाउन होता क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को आप हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहा जा रहा है कि ऐसा नाम जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। कॉमन नाउन किसके बोलेंगे? ऐसा नाम जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। सच अ नेम दैट इज गिवन इन कॉमन, सच अ नेम दैट इज गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल, अ थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसा नाम जिससे पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहा जा सकता है। कॉमन का मतलब यहाँ पे क्या होगा पता है? कॉमन नाउन का मतलब शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब एक ही जाति के उसमें लोग होंगे, मतलब जिसकी बात कही जाएगी एक ही जाति के होंगे, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे आप कंट्री बोल रहे हो तो इसमें सभी देश आ जाएंगे, शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका। बॉय बोलेंगे तो रोहन, मोहन, सोहन। गर्ल बोलेंगे गीता, बबीता, ये सब आ जाएगा। स्नेक हो गया, बुक हो गया, रिवर, डॉग, कैट, माउंटेन, वुमन, मैन, न्यूज़पेपर, फेस्टिवल, माउंटेन, ओशन, ये सभी के सभी क्या है? आपके कॉमन नाउन है। कितने आसान है, आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग चलते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में समझ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखिए कलेक्टिव नाउन को आप हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। इसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोला जाता है। परिभाषा है कि ऐसा नाम जिससे समूह का बोध हो।
ऐसा नाम जिससे समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। सच नेम्स दैट आर टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, such names that are taken together and spoken of as one whole are called collective noun। अर्थात ऐसा नाम जिससे समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। आर्मी, आर्मी इससे कलेक्शन, जैसे आर्मी का मतलब सेना होता है, इसमें सैनिक काम करते हैं। क्राउड भीड़, मोब का मतलब भीड़, टीम का मतलब दल होता है। कमेटी समिति होता है। बंच मतलब गुच्छा। फैमिली मतलब परिवार होता है। फ्लॉक मतलब झुंड होता है। बैंड का मतलब भी समूह का सेंस आता है। ट्रूप का मतलब दल होता है। कैटल मतलब भी पशु होता है जो समूह में होते हैं। फ्लीट का मतलब भी दल का सेंस आता है। हर्ड मतलब झुंड होता है। सीजर्स मतलब कैंची। जैसे समूह दो से मिलकर बना हुआ है, समूह में है, तो ये भी आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ये आपका कलेक्टिव नाउन है। कितना आसान है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। आइए मटेरियल नाउन को हम लोग समझ लेते हैं। मटेरियल नाउन होता है क्या, देखिए मटेरियल नाउन को हिंदी में हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा बोल सकते हैं, या एक और नाम से जाना जाता है, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। परिभाषा क्या है, ऐसा नाम जिससे पदार्थ का बोध हो, ऐसा नाम जिससे पदार्थ का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। सच अ नेम दैट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सबस्टेंस, सच अ नेम that is a name of a material substance is called material noun। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाटर हो गया, पेपर, पेपर का मतलब कागज होगा यहाँ पर। मिल्क, वुड, वुड का मतलब लकड़ी। गोल्ड, स्टोन, इंक, घी। ब्रेड, ब्रेड का मतलब रोटी, रोटी हम लोग हिंदी जो शब्द है ना उसको छोड़िए, ब्रेड काउंट नहीं कर पाते हैं। चाक हो गया, पल्स हो गया, कॉटन, आयरन, सभी के सभी क्या है आपके मटेरियल नाउन है। एक नोट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वुड आपका क्या है, ये आपका मटेरियल नाउन है। वुड क्या है आपका, वुड आपका मटेरियल नाउन है। वुड आपका क्या है, मटेरियल नाउन। इससे बनने वाले जो चीज़ होते हैं, जैसे टेबल हो गया, चाक, चेयर हो गया, डेस्क हो गया, हाउस हो गया, बेंच हो गया, ये सभी के सभी कॉमन नाउन कहे जाते हैं। वुड मटेरियल नाउन है जो लकड़ी होता है, लेकिन इससे बने टेबल, चेयर, डेस्क, हाउस, बेंच, ये सभी कॉमन नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन को कहा जा रहा है कि मटेरियल नाउन को माप या तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है, इसका परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसा नाउन जिसको मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ बहुत ही आसान लिखवाया हूँ, ऐसा नाम जिससे पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ चलते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। इसका परिभाषा क्या है, ऐसा नाम जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, ऐसा नाम जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता परंतु अनुभव किया जा सकता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख या छू नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। सच अ नेम दैट कांट बी सीन या टच्ड बट फेल्ट, ऐसा नाम जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता लेकिन अनुभव कर सकते हैं उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, ये महसूस की जाती है। गुडनेस अच्छाई, ग्रेटनेस महानता, डार्कनेस अंधेरापन, विजडम बुद्धि, ब्यूटी सुंदरता, ट्रुथ सच्चाई, लाफ्टर हंसी, लव प्रेम, डेथ मृत्यु, एयर हवा, स्लिप नींद, यूथ जवानी, हीट गर्मी, पॉवर्टी गरीबी, बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन, फ्रेंडशिप दोस्ती। समझ रहे बात को। कुछ और जैसे मान लीजिए कि होते हैं, जैसे कनेक्शन हो गया, कनेक्शन का मतलब संबंध होता है चाहे लगाव होता है, इसको आप केवल महसूस कर पाते हो। और भी चीज़ें हैं जिसे आप महसूस कर पाते हैं और नाउन के जैसे यूज़ किए जाते हैं तो वो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें नोट कीजिए, और चीज़ें मैं आगे बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर और चीज़ें इसी में आगे बता देता हूँ। देखिए इसमें और आगे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसा नाम जिसको देख या छू नहीं सकते केवल महसूस कर पाते हैं। जैसे डाउट संदेह होता है, ये महसूस करते हैं हम लोग। पेन तकलीफ हो गया। करेज, करेज का मतलब आपका क्या बोलते हैं इसका, देखिए हिम्मत होता है। कनेक्शन का मतलब लगाव होता है। एडवर्सिटी का मतलब परेशानी होता है। ये सभी के सभी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। एक नोट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आर्ट्स जो होता है और जो साइंस होता है उसके भी नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। आर्ट्स और साइंस के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया,
बायोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सभी के सभी जो नाम हैं अब स्ट्रिक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे ये बताया जा रहा है कि इसमें कि मान लीजिए कि हिंदी भी आप बोल सकते हो, अंग्रेजी बोल सकते हो, उर्दू बोल सकते हो, तो बाबू ये भाषा के नाम है और भाषा का नाम कभी भी क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। यह भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है। तो हिंदी, उर्दू, फारसी, चाइनीज़, मराठी, बंगाली, ये सभी के सभी भाषा का नाम है जो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो आर्ट्स और साइंसेस जो विषय के नाम होते हैं वो सभी के सभी आपके आवश्यक नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं होता क्या है। देखिए, काउंटेबल नाउन को हिंदी में हम लोग गणनीय संज्ञा बोल सकते हैं, इसे गणनीय संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा देखिए क्या है, ऐसा नाम जिसे गिना जा सकता है, ऐसा नाम जिसे गिना जा सकता है, ऐसा नाम जिसे गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। सच अ नेम दैट कैन बी काउंटेड, काउंट मतलब गिनना, ऐसा नाम जिसे गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, बुक, रिवर, आर्मी, क्लास, स्टूडेंट, चाइल्ड, डॉग एक्सेट्रा, सभी के सभी काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का निर्माण किससे होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला के काउंटेबल नाउन का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को आप हिंदी में अगणनीय संज्ञा बोल सकते हैं, इसे अगणनीय संज्ञा बोला जाता है। ऐसा नाम जिसे गिना नहीं जा सकता, ऐसा नाम जिसे गिना नहीं जा सकता अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सच अ नेम दैट कांट बी काउंटेड, ऐसा नाम जिसे गिना नहीं जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे एयर हो गया, ब्यूटी हो गया, वाटर हो गया, नॉलेज हो गया और ऑयल हो गया, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का निर्माण मटेरियल नाउन और आवश्यक नाउन से मिलाकर होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि और दोस्तों को भी लाभ हो। अगर कुछ कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है तो आप कृपया कमेंट करके पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो। टारगेट बैच है 40 दिनों का। 28 नवंबर को जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, हम लोग टारगेट रखेंगे 25+ नंबर कैसे ला पाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।